तो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं नॉलेज प्लेटर और मैं हूं आयुष गोयल, आपका दोस्त। आज फिर आ गया हूं एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या होता है डेप्रिसिएशन और कैसे ये सब चीजें नेशनल इनकम के लिए रेलिवेंट है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताना चाहूंगा कि जैसे कल मैं जो है रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी नहीं खा रहा था, रास्ते से वैसे ही जा रहा था और रास्ते में मुझे जो है एक छोटा सा बच्चा मिला, 11th-12th क्लास का ही आपके जैसा बच्चा था वो। मैंने उसे कहा कि इधर आओ जरा। तो उसने कहा कि हाँ बोलिए भैया क्या काम है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ, तुम कॉमर्स के बच्चे हो, तुम्हें ये पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो उसने कहा कि हाँ मुझे पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो मैंने कहा कि बताओ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो उसने मुझे कहा, ध्यान से सुनिएगा आप सब भी, कि उसने मुझे क्या कहा। उसने मुझे कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है, सपोज अगर कोई भी व्यक्ति मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, क्या कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेता है, कोई शेयर खरीद लेता है और कोई जो है ऐसी फाइनेंशियल एसेट खरीद लेता है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो मैंने कहा कि देखो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं यूट्यूब पर और आगे से मेरे सामने ऐसी डेफिनेशन मत बोलना। इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, क्या मैंने उसे बताया, आप भी कान खोल करके सुनिए कि इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन क्या होती है। इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स। क्या चेंज इन कैपिटल स्टॉक, ये क्या होता है? देखिए अभी और डिटेल में आपको समझाता हूं कि क्या होता है कैपिटल स्टॉक। तो पहले वही बात आई कि इन इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट डज नॉट मीन्स द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल एसेट लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो इकोनॉमिक्स में ये सब मतलब नहीं होता इन्वेस्टमेंट का। इकोनॉमिक्स के मतलब क्या होते हैं? इकोनॉमिक डिफाइंस इन्वेस्टमेंट एज द चेंज इन द कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक क्या होता है पहले ये समझते हैं। इंडिया है, इंडिया के अंदर जो है काफी सारी मशीन्स हैं, काफी सारे टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्टोर हाउस हैं, ऑफिस हैं। तो ये सारी जो कैपिटल एसेट्स इंडिया की हैं, ये सारी जो एसेट्स हैं इंडिया की, ये सब क्या है? इंडिया का कैपिटल स्टॉक है। ये सब क्या है? कैपिटल स्टॉक है। तो यानी कि चेंज इन कैपिटल स्टॉक क्या हुआ कि जितनी भी मशीन इस साल के अंदर प्रोड्यूस हुई, जितने भी टूल्स इस साल के अंदर बने, जितनी भी बिल्डिंग्स इस साल के अंदर बनी, वो सब क्या है? चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के पिछले साल कितने थे? पिछले साल सपोज अगर हमारे पास 10 मशीनें थी और अब की बार जो है हमारे पास 12 मशीनें हैं, तो यानी 12 माइनस 10, यानी कि हमने इस साल जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक आया, चेंज इन कैपिटल स्टॉक आया 2, यानी 2 की इन्वेस्टमेंट करी, यानी 2 जो मशीनें हैं हमने और इंस्टॉल करी, 2 मशीनें और परचेज करी। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यानी कि अब से क्या कहेंगे आप? इन्वेस्टमेंट क्या क्या मतलब है कि चेंज इन दी कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक आपको समझ आ गया कि ये सारी कैपिटल एसेट्स हम जो है इन्हें क्या बोलते हैं? कैपिटल स्टॉक बोलते हैं। अब देखिए जैसे एक और बात है कि जितना भी इन सब चीजों का प्रोडक्शन उस साल में हुआ, कि सपोज इंडिया के अंदर जो है 100 मशीनें प्रोड्यूस हुई एक साल के अंदर, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या कुछ मशीनें ऐसी नहीं होंगी जो पुरानी, जो पहले से हमारे पास होंगी, वो खराब हो गई होंगी? क्या उन्हें बदलने की जरूरत नहीं होगी? तो यानी कि सपोज अगर मान लो 100 मशीनें हमने नई बनाई हैं और उसमें से अगर 20 मशीनें ऐसी हैं जो पुरानी हैं और जिन्हें क्या है? रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो क्या नेट इफेक्ट क्या आ गया कि 100 मशीनें हमने बनाई जिसमें से पुरानी 20 खराब थी जिसे रिप्लेस करना पड़ गया। तो यानी ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ, यानी ओवरऑल नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? सिर्फ 80 मशीन्स की नेट इन्वेस्टमेंट हुई। फिर से समझिए, सपोज अगर ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास 100 मशीन, सपोज अगर जो है इस साल हमने 100 मशीनें बनाई, 100 मशीनें बनाई और पिछले साल की जो मशीनें हमारे पास पड़ी उनमें से 20 मशीनें ऐसी हैं जिनको अब रिप्लेस करना पड़ेगा, वो खत्म हो चुकी हैं। तो यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई कि सिर्फ 80 एसेट हैं जिनका इंक्रीमेंट हुआ है। तो यानी कि सिर्फ नेट जो है 80 एसेट इंक्रीज हुई है। तो यानी कि जो भी टोटल एसेट प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी टोटल एसेट प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है, वो सारा का सारा जो है हमारी इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ा रहा। उसमें से कुछ ऐसा है जो यूज करा जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग मशीन है उनकी रिप्लेसमेंट, उनकी मेंटेनेंस के लिए। तो यही बात मैंने यहां लिखी है। द मेजर पार्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में जितनी भी ये सारी कैपिटल स्टॉक प्रोड्यूस हुआ, इसका मेजर पार्ट तो किसमें यूज हो रहा है?
मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, जो पहले से मशीन थी उन्हें रिप्लेस करने के लिए जो है यूज किया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल स्टॉक के अंदर जो चेंज आता है उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यानी कि एक साल के अंदर जितनी भी नई बिल्डिंग्स क्रिएट हुई, नई मशीन्स क्रिएट हुई, वो सारी अगर मिला ली जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। सपोज अगर जो है इंडिया के अंदर 100 मशीन्स नई क्रिएट हुई है तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुई। और उसके बाद जो है सपोज जैसे मैंने कहा था कि जो सारा प्रोडक्शन होगा वो सारा प्रोडक्शन जो है कैपिटल स्टॉक में ऐड होगा, लेकिन कुछ ऐसी मशीन होंगी जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही होंगी और जिनका जो है टाइम आ गया होगा अब जाने का, जिनको अब रिप्लेस करने की जरूरत होगी। तो सपोज ऐसी 20 एसेट्स है जिन्हें रिप्लेस करने की जरूरत है। तो यानी कि सिर्फ नेट इंक्रीमेंट कितना आया, 80 मशीन्स का नेट इंक्रीमेंट आया, और इसी को हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। कि यानी कि 100 मशीनें बनी जिसमें से 20 मशीनें तो ऐसी थी जो पहले से जो मशीन थी उनकी जगह लिए जिन्होंने, तो 80 मशीन जो है अब हमारी इंक्रीज हुई है, यानी कि हमने 80 नई मशीन लगाई हैं। यही जो है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है। तो ये जो डेप्रिसिएशन यहां पर दिख रहा है, इस डेप्रिसिएशन के बारे में और डिटेल में अभी चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है डेप्रिसिएशन। तो चलिए दोस्तों अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डेप्रिसिएशन के ऊपर एक बड़ी ऐसी चर्चा करते हैं कि क्या होता है डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है। तो ये चर्चा शुरू करने से पहले एक इंसिडेंस मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास एक मेरा फोन है, वो फोन जो है काफी पुराना हो गया। तो जैसे मैंने वो 15,000 का खरीदा था, तो आज मैं उसे मार्केट में बेचने निकला, तो मुझे जो है पता चला कि आज उसकी मार्केट वैल्यू जो है कितने रुपए की है, सिर्फ 5,000 रुपए कोई मेरे को जो है उसके देने के लिए तैयार है। तो मुझे जो है काफी विचार करना पड़ा कि ऐसा क्या हो गया, मेरे फोन की जो वैल्यू है वो 15,000 से गिर करके 5,000 पे कैसे आ गई। आपके भी मन में ये जो है ऑब्वियस सवाल आ रहा होगा और इसका जवाब भी आपके पास है। तो आपके मन में इसका जवाब होगा कि इसका ऑब्वियस रीजन है कि डेप्रिशिएट हो गया आपके फोन की वैल्यू, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है, जैसे डेप्रिसिएशन क्या हुआ, तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन वैल्यू। Depreciation is the decrease in the value of the asset due to काफी सारे reasons हो सकते हैं, due to the passage of time, due to the usage, due to the wear and tear, change in technology, change in demand। इन सब reasons की वजह से जो है मेरे asset की value गिर सकती है। तो जैसे मेरा मोबाइल था उसकी वैल्यू कितने हजार से 15,000 से 5,000 पर आ गई। इसके रीजंस जो है अगर मैं चेक करूं, ड्यू टू जब पैसेज ऑफ टाइम, मैंने वो मोबाइल 2 साल पहले खरीदा था और आज जो है 2 साल बाद उसकी वैल्यू जो है 5,000 रह गई, क्योंकि समय के साथ जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ड्यू टू द यूजेज, क्योंकि मैंने उसे 2 साल यूज किया है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी। ड्यू टू द वियर एंड टियर, मेरे फोन की जो है स्क्रीन भी टूटी हुई थी, मैंने बताया नहीं आपको, तो यानी यूजेज किया, वियर एंड टियर मतलब टूट फूट, तो यानी टूट फूट की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। चेंज इन टेक्नोलॉजी, मैंने 2 साल पहले जो है MI का 5 Pro खरीदा था और आज तो मार्केट में 8 Pro 9 Pro Max आ गया है, तो लोग कहां खरीदेंगे 5 Pro, तो यानी कि चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गई। चेंज इन डिमांड, अब ये बताइए कि जब 9 Pro Max आ गया तो डिमांड किसकी होगी, 9 Pro Max की डिमांड होगी कि 5 Pro की डिमांड होगी, ऑब्वियस सी बात है 9 Pro Max की डिमांड होगी। तो यानी कि इन सब रीजन की वजह से मेरी जो ये वैल्यू है 15,000 से 5,000 रुपए पर आ गई। तो यानी कि 10,000 रुपए से जो है मेरा फोन क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। क्या हो गया, 10,000 रुपए से मेरा फोन डेप्रिशिएट हो गया। तो यही जो है डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, एक दूसरी तरह से भी डेप्रिसिएशन को समझा जा सकता है। जैसे सपोज आपने मान लो 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी, उससे आप प्रोडक्शन करेंगे 10 साल तक, तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब उसकी कॉस्ट जो है, जो 1 लाख रुपए है, वो आप इसी साल P&L में डाल दें या फिर 10 साल तक उसे मुझे जो है डालना चाहिए। सपोज अगर मैं उस कॉस्ट को इस साल डाल देता हूं, तो क्या गलती होगी कि मैं उसे यूज तो 10 साल तक करने वाला हूं, लेकिन कॉस्ट मैंने जो आज ही P&L में डेबिट कर दी, तो खर्चा मैंने आज ही का दिखा दिया। क्या ये गलत है, क्या ये मैचिंग प्रिंसिपल के खिलाफ है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि द रेवेन्यू शुड बी चार्ज्ड फॉर द पीरियड, रेवेन्यू शुड बी चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ द सेम पीरियड, कि सेम पीरियड के ही रेवेन्यू, सेम पीरियड के ही कॉस्ट आपस में चार्ज होने चाहिए ताकि प्रॉफिट निकले। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 10 साल तक जो एसेट यूज होगी उसकी वैल्यू आज ही P&L में डाल दी, तो ये तो काफी गलत किया मैंने। तो यानी कि मैं उस 1 लाख को 10 साल के लिए यूज कर रहा हूं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10
करना चाहिए मुझे 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 मुझे करना चाहिए। हर साल मुझे 10,000 रुपए P&L में डालने चाहिए। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कि मेरी 1 लाख रुपए की जो एसेट थी उसे मैं 10 साल के अंदर बांट रहा हूं कि हर साल 10,000 रुपए का खर्चा है, तो यही एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ है और इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसे मैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट भी कहूंगा। इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर साल जो है 10,000 रुपए की एक कंजप्शन हो रही है, हर साल जो है इसकी वैल्यू जो है 10,000 रुपए से रिड्यूस हो रही है। तो यानी कि कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट बोल लो, डेप्रिसिएशन बोल लो, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ बोल लो, दिस इज द सेम थिंग। अब देखते हैं कि डेप्रिसिएशन के अंदर 2 तरह का डेप्रिसिएशन होता है। ऑब्सोलिसेंस बोलते हैं हम इसे, कि वैल्यू के अंदर गिरावट। तो 2 तरह की ऑब्सोलिसेंस है, एक एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस है और एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस है। एक्सपेक्टेड क्या है कि आप जो है नॉलेज प्लेटर की वीडियो देख करके जो है इकोनॉमिक्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लेंगे, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्या है? अनएक्सपेक्टेड कुछ भी ऐसा हो जाना कि आप फेल हो जाएं, ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज है। तो यानी कि एक्सपेक्टेड चीजें क्या होती हैं जो हमें पता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का क्या मतलब? जो मुझे पता है कि ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, मुझे पता था जो मेरे फोन की वैल्यू है वो ओवर द ईयर टाइम जैसे जैसे पास होगा मेरे फोन की वैल्यू गिर जाएगी। मुझे पता था कि मैं जैसे फोन अपना यूज करूंगा तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। मुझे पता था कि थोड़ी बहुत टूट फूट होने से मेरे फोन की वैल्यू गिर जाएगी। मुझे पता था चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो एक और एग्जांपल चेंज इन टेक्नोलॉजी का काफी अच्छा है कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, अब क्या आते हैं? कलरफुल एलईडी आते हैं, तो यानी कि टेक्नोलॉजी बदल गई ना, तो यानी कि एसेट की जो है वैल्यू भी चेंज हो गई। आप देखिए उसके बाद चेंज इन डिमांड क्या है? चेंज इन डिमांड जैसे पहले क्या था, पहले 5 प्रो की डिमांड थी, आज 9 प्रो मैक्स की डिमांड है। ठीक है, तो ये क्या चेंज इन डिमांड, इसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन आता है। ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन अराइज होता है। अब ये होता है एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन, जो हमें एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस हमें पता है कि ये होना ही होना है। कुछ होती है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस क्या होती है कि जैसे नेचुरल कैलेमिटी कोई आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, हमें इनका पता नहीं है कि अर्थक्वेक आएगा या फ्लड आएगा। मैं बता दूं कि 1 साल बाद अर्थक्वेक आएगा, ये मैं नहीं कह सकता। ये सब अनसर्टेन चीजें होती हैं। उसके बाद इकोनॉमिक रिसेशन, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से मेरी 10 लाख रुपए की एसेट, आज मार्केट में प्राइस इतने गिर गए हैं कि वो मेरी जो एसेट है सिर्फ 1 लाख रुपए की रह गई। जो 9 लाख रुपीस का मेरा लॉस हुआ, ये क्या है? ये मेरा कैपिटल लॉस है। तो यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस होता है उसे हम कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं, वो डेप्रिसिएशन नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए, जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस मतलब इन सब रीजंस की वजह से जो होता है वो कैपिटल लॉस होता है, वो डेप्रिसिएशन नहीं होता। डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस जो होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो यानी डेप्रिसिएशन के अंदर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस आता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस नहीं आता। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा डेप्रिसिएशन के बारे में, एक होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का क्या मतलब है? सपोज जो एक इंडिया कंट्री है, इंडिया के अंदर 1 साल के अंदर कितनी ऐसी एसेट्स हैं जिनकी जो है लाइफ खत्म हो चुकी है, जो बिल्कुल ही बेकार हो चुकी हैं, अब यूज नहीं करी जा सकती, उनकी जगह नई एसेट लानी पड़ेगी, यानी कि उनको रिप्लेस कराना पड़ेगा। वो क्या होती है? 1 साल की करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसे हम कहते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या उस साल का जो डेप्रिसिएशन होता है वही जो है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है। इन्वेस्टमेंट जो है 2 तरह से की जाती है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इनटू द इन्वेंट्री। इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? चेंज इन द स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब? जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके अंदर? फिक्स्ड एसेट के अंदर, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जब ये सब चीजें खरीदी जाती हैं, ये सब चीजें इंस्टॉल करी जाती है, तो वो बोली जाती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट।
और जब रॉ मटेरियल के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं एक एक करके। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जब होगी तो उससे क्या होगा, इंक्रीज इन दी स्टॉक ऑफ दी फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी। तो उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा किसके अंदर, प्लांट एंड मशीनरी का। सपोज अगर मान लो एक फैक्ट्री के अंदर पहले 2 प्लांट एंड मशीनरी थी, अब आकर के 4 प्लांट एंड मशीनरी हो गई, तो क्या प्रोडक्शन डबल नहीं हो गया? बताइए, क्या प्रोडक्शन डबल नहीं हो गया? क्या बिल्कुल हो गया। तो यानी जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो यानी कि उसकी जो है प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। ऐसे ही क्या होता है कि अगर जो है फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो उससे क्या होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो जीडीपी अपने आप एक ग्रोथ होगी जीडीपी की। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का क्या मतलब, प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब कि आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। जब आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा तो जीडीपी बढ़ जाएगी। जीडीपी का क्या मतलब होता है, टोटल प्रोडक्शन। क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जो टोटल प्रोडक्शन हुआ पूरी कंट्री का, वही तो जीडीपी होती है। अब प्रोडक्शन ही बढ़ रहा है तो यानी ऑब्वियस सी बात है इंडिया की जीडीपी बढ़ जाएगी। यही रेलेवेंस है इन्वेस्टमेंट का, कि अगर हम फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तो हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हम आगे और कंज्यूमर एसेट्स और जो है कंज्यूमर एसेट नहीं और कंजप्शन गुड्स और जो है कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, और जिससे है हमारी जीडीपी की ग्रोथ होगी। अब बात करते हैं इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। इन्वेंट्री का क्या मतलब, किसी व्यक्ति का स्टॉक। अब इन्वेंट्री 3 तरह की हो सकती है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि जो आधा बना हुआ सामान है, रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल है, उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करके रखेगा भाई। मान लो कल को जो है मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिल गया, अब उसके लिए मुझे सामान बनाना पड़ेगा, तो यानी सामान बनाना पड़ेगा तो मुझे रॉ मटेरियल भी चाहिएगा। तो यानी कि अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा मेरे पास तो मैं प्रोडक्शन कैसे कर पाऊंगा। तो ठीक है, रॉ मटेरियल के अंदर इन्वेस्टमेंट इसीलिए होनी चाहिए कि प्रोडक्शन प्रोसेस कभी भी ना रुके, कभी भी ना रुके, इसीलिए हम रॉ मटेरियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और प्रोडक्शन प्रोसेस कभी ना रुकेगा तो हमारा जो है कोई भी लॉस नहीं होगा। सपोज मान लो फैक्ट्री के अंदर जो है स्टॉक आउट हो गया, फैक्ट्री के अंदर स्टॉक आउट की सिचुएशन है, तो उससे क्या होगा, जो लेबर बैठी है उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर तो तैयार है काम करने के लिए, लेकिन माल कहां है। तो अब क्या होगा कि अब हम करेंगे अच्छा, इसका सुझाव क्या है कि आप जो है स्टॉक मेंटेन करके रखिए प्रॉपर तरह से, रॉ मटेरियल में अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। सेकंड आता है फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किस लिए करी जाएगी, ताकि हम मीट कर सकें पोटेंशियल डिमांड एनी टाइम। सपोज एकदम बड़ा ऑर्डर आ गया और जो है उन्हें अर्जेंटली चाहिए, तो अगर हमारे पास सामान नहीं होगा तो हम उनकी डिमांड जो है पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास माल तैयार नहीं पड़ा तो हम उन्हें नहीं दे पाएंगे, हमें टाइम लगेगा और उन्हें अर्जेंट चाहिए। तो यानी कि फिक्स्ड गुड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इसीलिए जरूरी है ताकि हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। कौन चाहेगा कि मेरा जो है सामान आधा बन के तैयार रहे, पूरा बने ही ना। तो यानी कि इंटेंशनली वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करी जाती, अपने आप इन्वेस्टमेंट लग जाती है उसके अंदर कि काम बन रहा है, मतलब माल बन रहा है तो अब बीच में रह गया। तो यानी कि इंटेंशनली वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होता। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज हमने जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा, डेप्रिसिएशन के बारे में सीखा। इन्वेस्टमेंट का ये पूरा टॉपिक आज आपका कवर हो गया है, और आने वाली वीडियो में हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर पर खुश रहिए और देखते रहिए नॉलेज प्लेटर। थैंक यू सो मच।